चल जा। ये क्यों नहीं चल रहा? बंद करके चालू करना पड़ेगा फिर से, ऐसा लग रहा है। बंद करके चालू करो तो शायद चालू हो जाए। इसमें एक बार गूगल खोलना, गूगल। कहाँ से स्केप होता है? हैं? Today I'm going to be converting this beautiful Singer 15K. This is the Sphinx. चल देखो, Here. Very nicely done. Looks absolutely gorgeous. This is the 1920. चलो सुनो, अब तो मैं एक ऐसी डिवाइस दिखा रहा हूँ जिसके अंदर लीनियर मोशन भी होगा, सर्कुलर मोशन भी होगा, रोटेशनल मोशन भी होगा और एसएचएम भी साथ साथ होगा। अपन ये पढ़ा अभी तक, सर्कुलर, रोटेशनल, लीनियर और एसएचएम। तो स्विंग मशीन देखो, ये स्विंग मशीन, इसमें यहाँ पर एक हैंडल होता है घुमाने के लिए। तो जो ये पूरे व्हील का मोशन है रोटेशनल मोशन, पूरे व्हील का रोटेशनल, हमारे हाथ का एक पॉइंट के अबाउट सर्कुलर, और ये एक नॉब होता है ऊपर नीचे एसएचएम, और कपड़ा जो आगे जा रहा होता है स्ट्रेट लाइन। तो स्विंग मशीन एक एग्जांपल है, इसमें सारी चीज़ें हमको दिख सकती हैं। 15K. Now this case here, this is not original. This is of another machine. So that this machine head's been put into this other base head part of the motor itself, where people have into one of these. इसमें है ही नहीं वो। हाँ ये। If you want to disengage this on the handwheel, you can do so by flipping this. चलो समझ में आ गया ना स्विंग वाला। तो स्विंग मशीन के अंदर सारे एग्जाम्पल हो गए, एक हो गया उसका, एक इसका, एक इसका, चारों एग्जाम्पल एक साथ। समझ में आ गया? अपन अब जो पढ़ रहे हैं वो ऑसिलेटरी मोशन का सबसे सिंपल केस एसएचएम पढ़ रहे हैं। बंद कर दे, चालू करें बंद करके, वहाँ से या तो यहाँ से।
तो क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, देख लो तुम्हारी इच्छा बेटा। फिर तुम्हारी इच्छा अब आगे देख लो क्या है। तो तुमने मैं क्लास तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, है ना, बाकी तुम देख लो। नहीं, अभी कल डिस्कशन टाइम है ना। चलिए सुने, एसएचएम में आज नया कंसेप्ट सिखाऊंगा। ये पूरा कंसेप्ट चैप्टर का बेस बनाएगा। तो यही बेस है पूरे चैप्टर का कंसेप्ट जो बताओ। बातें बंद। इस कंसेप्ट से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहले अपन शॉर्ट में कल वाला एक केस देख लेते हैं। ये मीन पोजीशन दे, और ये कौन सी पोजीशन होती है? एक्सट्रीम। देख लेते हैं किसको क्या क्या याद है। बताइए, यहां पर डिस्प्लेसमेंट 0, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यहां पर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर और एक्सेलरेशन और जो फोर्स लगता है इट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, मतलब डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल, बट डायरेक्शन हमेशा अपोजिट। तो डायरेक्शन अपोजिट नहीं बोलते उसको, हम बोलते हैं डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तुम लोग चले जाओ ना बेटा, नहीं बोलते। हम इसको ऐसा बोलते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। अपोजिट डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलते, हमेशा बोलेंगे टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। माइनस एक्स मतलब टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। जैसे एग्जांपल देता हूं, ये एक स्प्रिंग है, ये मीन पोजीशन। मान लो मैंने इसको ऐसे खींच लिया, मैंने थोड़ा आगे की ओर खींचा है इसको, फोर्स आगे लगाया है मैंने, ये आगे की ओर जा रहा है। बताओ इसमें रीस्टोरिंग फोर्स किस तरफ लग रहा होगा, आगे या पीछे? मैंने टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है? डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। अच्छा, कभी पीछे भी तो आ रहा होगा ऐसे, हमारे पीछे आ रहा है ऐसे, तो अभी भी रिस्टोरिंग फोर्स तो नहीं लग रहा है ना, तो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो हम बॉडी के चलने के अपोजिट नहीं बोलते। हम ये नहीं बोलेंगे कि जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो हमेशा बॉडी के चलने के अपोजिट लगता है, बॉडी के चलने के डायरेक्शन के अपोजिट। हम बोलेंगे वो हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लगता है, बॉडी कहीं पे भी हो, इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये बात सही है क्या कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है इट इज अपोजिट टू द मोशन ऑफ बॉडी? ट्रू और फॉल्स? इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ऐसा अपन ये बोलेंगे। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा सर्कुलर पूरा का पूरा एसएचएम हमको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से पढ़ना है। पूरा एसएचएम हम पढ़ेंगे यूसीएम से। तो यूसीएम का कंसेप्ट सिखाऊंगा, उससे अपना पूरा एसएचएम के सारे फॉर्मूले डिराइव होंगे। यूसीएम फुल फॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें जो बॉडी की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है कि वेरिएबल होती है? कांस्टेंट। पक्का? पक्का वेलोसिटी कांस्टेंट की वेरिएबल? सब लोग बोल रहे हैं? चल, वेरी गुड, शाबाश, बहुत ही शानदार। देखो ये वेलोसिटी यहां पर है v1, ये v2, v3, v4, यहां पर भी 20 मीटर पर सेकेंड है, यहां पर भी 20 मीटर पर सेकेंड है, यहां पर भी 20 मीटर पर सेकेंड है, और यहां पर भी 20 मीटर पर सेकेंड है। बताओ कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? हाँ, वेरिएबल। अभी तो सब कांस्टेंट बोल रहे थे। अगर मैं पूछता वेलोसिटी तो आंसर है वेरिएबल। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी वेरिएबल होती है, बट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड ये कांस्टेंट रहता है। एक चीज तो ये। फिर दूसरा, इसमें एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? होगा या जीरो होगा? जीरो। जीरो। अथर का आंसर जीरो। मेरा प्रश्न यह है कि इसमें एक्सेलरेशन है कि नहीं है, बस इतना। कितने लोग बोल रहे हैं है, तो पूछूंगा कितना है, ये भी पूछूंगा।
नहीं नहीं, है कि नहीं, बस यस और नो, है। कितने लोग बोले नहीं है? अच्छा, फिर एक्सेलरेशन कितने लोग बोले हैं? हाथ खड़ा करना यार फिर से, जिन्होंने है बोला हाथ खड़ा, 3 बच्चे बस, और कोई नहीं। अच्छा, अगर है तो वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है। आइए अब देखते हैं, ये पूरा मार्च में फिर रिवीजन होगा मैकेनिक्स का, करना ही पड़ेगा, मत बताओ उसको, उसको आता है बेटा, है ना, इंटेलिजेंट गर्ल है वो भी तुम्हारे टाइप की। बोल रही सर उसके टाइप की नहीं हूँ, उतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ, ऐसा बोल रही है ना। सुनो, तो जब मार्च में हम रिवीजन करेंगे, फिर से पढ़ेंगे। पहली बात तो इसमें एक्सेलरेशन है, अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन होगा ही। वेलोसिटी वेरिएबल है, भले ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, भले ही उसका डायरेक्शन चेंज हो, 100% गारंटी अगर वेलोसिटी चेंज होगी देन देयर मस्ट बी एन एक्सेलरेशन। और अगर बॉडी को गोल गोल घूमना है तो गोल गोल घूमने के लिए एक फोर्स की आवश्यकता होती है, उस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा तो फोर्स मतलब एक्सेलरेशन होगा ही, तो इसमें एक्सेलरेशन होगा, और वो एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और वो होता है v²/r। पहली बात तो ये, जब ये बॉडी यहां पर थी तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये था, अब यहां था, अब राइट, अब अपवर्ड। बताओ हर बार जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो सेम है कि चेंज हो रहा है? हैं? एक बार लेफ्ट है, एक बार राइट है, एक बार ऊपर है, एक बार नीचे है, एक बार यहां है, एक बार यहां है। पार्टिकल तो यहां है ना, टुवर्ड द सेंटर। तो टुवर्ड द सेंटर मतलब ये नहीं होता कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसका। एक बार डायरेक्शन एक्सेलरेशन ऐसे लगा, एक बार डायरेक्शन एक्सेलरेशन ये लगा, एक बार ये लगा। तो जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट नहीं है, यहां पर एक्सेलरेशन वेरिएबल है। तो यूसीएम में क्या क्या चीजें कांस्टेंट होती है बताइए, और क्या क्या वेरिएबल होता है? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। लिख लो अपनी कॉपी में पहले इसको, ठीक है, समझ में आ गया। पहले डायरेक्शन है -i, फिर है +i, -j, +j। तो सर्कुलर मोशन पूरा भूल गए तुम? हाँ भूल गए, शाबाश, अच्छी बात है। यूनिट डायमेंशन और हीट मत भूलना, परसों सिर्फ वही टेस्ट में आएगा, यूनिट डायमेंशन और हीट। एसएचएम अभी नहीं दे रहे, एसएचएम अगले टेस्ट में देंगे। स्पीड कांस्टेंट, एक्सेलरेशन वेरिएबल और वेलोसिटी भी वेरिएबल। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये होता है, वेरिएबल सर्कुलर मोशन में क्या? वेलोसिटी वेरिएबल, एक्सेलरेशन वेरिएबल और स्पीड भी वेरिएबल। वो होगा वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसमें स्पीड भी चेंज होगी हर क्षण पर, क्षण मतलब इंस्टेंट पर। आइए आगे बढ़ते हैं यहां से। अरे इतना सजा के मत बनाओ, स्केल स्केल से मैं तो बना रहा हूं आगे, इतना टाइम थोड़ी है। चले ये, अरे जल्दी करो यार, तुम इतना लिखना है, स्पीड वेरिएबल, सॉरी स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी वेरिएबल, एक्सेलरेशन वेरिएबल, और वैल्यू ये होती है। इसमें क्या 10 मिनट थोड़ी लगाने इतना से लिखने में। आइए अब एसएचएम कंसेप्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से, ये देखो
हाँ, अब देखो यहाँ पर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब समझना कंसेप्ट, अच्छा कॉपी में मत देखो, मैंने सही दिखाया है कि स्पीड कांस्टेंट होती है उसमें। ये मान लो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये ए, और ये घूम रहा है ऐसा एंटी क्लॉकवाइज और घूम करके वापस ऐसा आ गया, गोल गोल घूम रहा है वापस आ रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। यहां पर मान लो एक स्क्रीन है, ये एक स्क्रीन है, इसको हम स्क्रीन मान लेते हैं, स्क्रीन। एक रेड कलर की स्क्रीन है, ब्लैक कलर की स्क्रीन है। अब यहां पर जब ये था ना, तो हमने इसके पीछे एक बल्ब जला दिया, यहां पर मान लो एक बल्ब जला दिया। यहां पर एक बल्ब जला दिया हमने, तो इस बल्ब के कारण इस बॉडी की परछाई यहां दिखाई देगी। बात समझ में आ रही है? तो हम बोलते हैं इसका प्रोजेक्शन यहां दिखाई देगा, प्रोजेक्शन दिख रहा है। प्रोजेक्शन मतलब स्क्रीन पर परपेंडिकुलर डाल दें हम एक बॉडी से, तो वो होता है प्रोजेक्शन। कुछ समय बाद ये बॉडी यहां पर आ गई, वही बॉडी यहां पर आ गई, तो इसका प्रोजेक्शन हमें यहां दिखाई देगा। ये क्रॉस मतलब प्रोजेक्शन है। तो बॉडी यूसीएम कर रही है, तो जब बॉडी यूसीएम कर रही है तो हम इसके प्रोजेक्शन को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहां पर हमने इसका प्रोजेक्शन यहां लिया, तो प्रोजेक्शन यहां आ गया, प्रोजेक्शन यहां पर आ गया, प्रोजेक्शन यहां पर आ गया, प्रोजेक्शन यहां पर। बॉडी एकदम ऊपर पहुंची तो प्रोजेक्शन वहीं रहेगा स्क्रीन पर, और प्रोजेक्शन भी वहीं पे। फिर ये बॉडी नीचे आ रही है, गोल गोल घूमते हुए ऐसे आ रही। सारे क्वेश्चन इसी सर्कल के अंदर हैं। एसएचएम पूरा इसी से कराऊंगा, हर एक क्वेश्चन इसी से बनेगा, बट कंसेप्ट समझना है इसको। सारे क्वेश्चन इसी से होंगे सॉल्व, इस सर्कल से ही। जैसा नाम है वैसे चैप्टर लगेगा तुम्हें धीरे धीरे, सिंपल। जब ये वापस नीचे आ रहा है तो प्रोजेक्शन यहां पर कहीं आ गया, मान लो ये प्रोजेक्शन आ गया, ये प्रोजेक्शन आ गया, ये प्रोजेक्शन आ गया। अब इधर आया तो प्रोजेक्शन ऐसा चल रहा है, प्रोजेक्शन यहां दिखेगा, यहां दिखेगा, यहां दिखेगा। फिर जब ऊपर गया तो वापस प्रोजेक्शन यहां पर, प्रोजेक्शन यहां पर, प्रोजेक्शन यहां पर, प्रोजेक्शन करते करते प्रोजेक्शन ऐसा आ गया। ठीक है, अब देखना जरा इसको ध्यान से। ये पार्टिकल का मोशन है, दिख रहा है पार्टिकल का मोशन। और ये किसका मोशन है? क्रॉस वाला किसका मोशन है? पार्टिकल का या प्रोजेक्शन का? अब ध्यान से देखो, जब पार्टिकल यूसीएम कर रहा है तो प्रोजेक्शन ऐसे चल रहा है। देखो सिलाई मशीन, देखो सिलाई मशीन। बताओ ये जो मेरे हाथ में पेन है, इस पेन का मोशन कैसा है? और मेरे उंगली का मोशन, और स्ट्रेट लाइन में भी ऊपर नीचे एक मीन पॉइंट के आगे पीछे, आगे जाके वापस भी आ रहा है, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स भी लग रहा होगा। तो ऑसिलेटरी, और इस ऑसिलेटरी में भी अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हो तो ये मोशन कैसा कहलाएगा? एसएचएम। फिर सुनना, देखो पेन का मोशन बताओ, और डिस्प्लेसमेंट छोटा ही है ये, तो अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो मेरी उंगली का मोशन बताओ। अब सुनना, मेरे स्टेटमेंट सुनो। प्रोजेक्शन, फिर सुनना, मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम on any diameter of a circle, on any diameter of a circle is SHM। बताइए समझ में आ रहा सब लोगों को? कई बच्चे किताब में लिखा होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन SHM पढ़ लेते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन SHM है कि उसके प्रोजेक्शन का मोशन SHM है। उसके प्रोजेक्शन का मोशन चाहे इस डायमीटर पे लेते चाहे इस डायमीटर पे लेंगे, वो कैसा रहेगा? हमेशा SHM। तो हम पूरा का पूरा SHM अब इसी लाइन से पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रही है बात? देखो डेफिनेशन SHM की जो न्यूमेरिकल में काम आएगी। मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ UCM, मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ UCM
on any diameter of the circle, on any diameter of the circle, projection of motion of projection of UCM on any diameter of the circle is SHM, is SHM. चलिए, ये बात समझ में आ गई सब लोगों को। अब देखो यहां पर इसमें देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन। पार्टिकल कहीं से भी स्टार्ट हो हमें मतलब नहीं, डिस्प्लेसमेंट हमेशा हम मीन पोजीशन से कैलकुलेट करते हैं। पार्टिकल कहीं से भी स्टार्ट हो दो। देखो इन SHM डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन। इन SHM डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, क्लियर है कंसेप्ट। अब तुम्हें दो बातें कर रहा हूं मैं यहां पर, एक वर्ड लिखा हूं यहां पर साइनोसोडियल फंक्शन, साइनोसोडियल फंक्शन, ये एक वर्ड सिखा रहा हूं। आपने पढ़ा साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा और टेन थीटा और इसके लिए कॉट थीटा। ऐसे फंक्शन जो एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद फिर से रिपीट होते हैं उनको बोलते हैं साइनोसोइडल फंक्शन। ऐसे फंक्शन जो एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद बिना ब्रेक हुए रिपीट होते हैं उनको हम बोलते हैं साइनोसोइडल फंक्शन। फिर से रिपीट करता हूं, ऐसे फंक्शन जो बिना ब्रेक हुए एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं उनको हम बोलते हैं साइनोसोइडल फंक्शन। जैसे आप देखें साइन थीटा, साइन की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 90, साइन 180 0, साइन 270 -1 और साइन 360 अगेन 0। तो इसका तुम ग्राफ बनाओगे तो ऐसा बनता है, वो यूं 0 मैक्सिमम, फिर 0, फिर -1 और फिर +1। ये साइन का ग्राफ होता है। ये मालूम है कि बता रहे हैं मुझे सब बच्चों को? साइन का ग्राफ मालूम है ऐसे बनता है कि बताना है? मालूम है ना, ठीक है। अच्छा, कॉस का ग्राफ कैसा बनता है? कॉस का ग्राफ ऐसा, तो अगर बोल कॉस थीटा होगा तो कॉस 0 होता है 1, ओके, और कॉस 90 होता है 0, कॉस 180 होता है -1, कॉस 270 अगेन 0, कॉस 360 इट इज इक्वल टू 1। तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है। +1 -1। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिर देखना आगे क्या होगा, ग्राफ में ऐसा होगा, फिर से रिपीट होगा। अब एक बार फिर रिपीट होगा ऐसा ही, सेम टू सेम, फिर से रिपीट, फिर रिपीट। ऐसे यहां पर भी ये फिर से रिपीट होता है ऐसे, और फिर से रिपीट। तो एक रेगुलर टाइम इंटर के बाद बिना ब्रेक हुए कोई चीज रिपीट हो रही है तो उसको हम बोलते हैं साइनोसोइडल फंक्शन। तो साइनोसोइडल कौन सा बोलना चाहिए, साइन वाला कि कॉस वाला कि दोनों? साइन, ठीक है। 10 वाला वो भी हो जाएगा। देखो 10 वाले में क्या होता है, 1090 के बारे में बात करो, 1090 कितना होता है? इन्फिनिटी। तो उसमें ग्राफ बीच में ऐसा आ जाता है यूं, और फिर यहां से स्टार्ट होता है ऐसा। तो बीच में ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ? तो tan थीटा इज नॉट अ साइनोसोइडल फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट 12वीं क्लास के लिए, जब इसी चैप्टर आएगा वहां पर हर बार एक वर्ड साइनोसोइडल फंक्शन आएगा ही। तो साइन थीटा साइनोसोइडल है, कॉस थीटा साइनोसोइडल है,
टेन थीटा रिपीट हो रहा है बट ब्रेक है तो वहां पर वो साइनोसॉइडल फंक्शन नहीं है। ओके, कॉट थीटा बताओ, नहीं हो, वेरी गुड। कॉसेक थीटा बताओ, होगा। अच्छा बताओ कॉसेक जीरो की वैल्यू 1/∞, और ऐसे कॉसेक 180 की वैल्यू 1/0, 1/0 मतलब इन्फिनिटी, तो साइनोसॉइडल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, इन्फिनिटी आ गया। बताएं सेक 90 की वैल्यू, सेक 90 की वैल्यू 1/cos 90, 1/0, 1/0 मतलब इन्फिनिटी होता है, ये मालूम है कि नहीं मालूम? तो बताओ ये सेक थीटा साइनोसॉइडल होगा कि नहीं होगा? तो हमारे सिलेबस में जो साइनोसॉइडल फंक्शन है कौन कौन से होंगे? उसके सिवा कोई भी साइनोसॉइडल फंक्शन नहीं है। तो जो एसएचएम की पहचान है वो पहचान ही साइनोसॉइडल फंक्शन है, कि कहीं पर अगर साइनोसॉइडल फंक्शन हो 100% गारंटी वो एसएचएम है। कैसे अपन अभी धीरे धीरे उसको प्रूव करेंगे, बट साइनोसॉइडल फंक्शन होते क्या है पहले वो हमें मालूम होना चाहिए था कि ऐसे फंक्शन जो रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं और उनमें कोई भी सडन ब्रेक नहीं होता। लिख लो अपनी कॉपी में डेफिनेशन साइनोसॉइडल फंक्शन की। फंक्शन विच रिपीट आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम एंड देयर इज नो ब्रेक। और हमारे सिलेबस में सिर्फ साइन और कॉस ही हैं जो साइनोसॉइडल हैं। फंक्शन विच रिपीट्स आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम एंड देयर इज नो ब्रेक, कोई भी ब्रेक नहीं होगा तो वो साइनोसॉइडल फंक्शन होगा। और आंसर लिख लेना साइन एंड कॉस, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। which repeat after a regular interval of time and there is no break. एक जामफल साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो जहां जहां साइन ओमेगा टी दिखेगा, जहां जहां कॉस ओमेगा टी दिखेगा, वहां वहां पर हम एसएचएम डायरेक्ट बोला करेंगे, बोला एसएचएम है। ये एसएचएम की पहचान है, बताऊंगा क्यों है, बट एसएचएम की पहचान ये है। चलिए अब देखो यहां पर ये एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल यहां पर था ए, इसका प्रोजेक्शन यहां पर था। हम निकाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम। मान लो जो पार्टिकल की एंगुलर स्पीड है वो ओमेगा है, एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू ओमेगा, और ओमेगा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। और अगर पूरा चक्कर की बात करें, पूरे चक्कर में एंगल 2 पाई होगा, तो पूरे चक्कर का टाइम पीरियड कैपिटल टी होगा। अगर यहां 2 पाई लिखोगे तो डेल्टा टी के बदले कैपिटल टी ही आएगा। पूरा चक्कर एंगल कितना 360, मतलब रेडियन में 2 पाई, और पूरा चक्कर तो टाइम पीरियड कितना टी। अच्छा अगर मैं यहां पाई लिख दूं तो फिर सुनो, मैं बोल रहा हूं एंगुलर स्पीड अभी कांस्टेंट है इसकी, है ना, ये यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, ओमेगा ही फिक्स है। मैंने यहां 2 पाई लिखा है, यहां टी। अच्छा मैं अगर हाफ सर्कल की बात करूंगा तो क्या लिखूंगा, पाई अपॉन टी की t/2। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पाई कितने टाइम में होगा, ये आ रहा डिस्प्लेसमेंट टी टाइम में कि t/2 टाइम में। देखो फिर आंसर वही आ रहा है कि 2π/t। तो ओमेगा का आंसर तो हमेशा यही आएगा, चाहे वो आधा चक्कर चले। अच्छा मान लो 1/4 चलता, 1/4 चलता तो मैं लिखता π/2 अपॉन नीचे क्या लिखता t/4, 2 2 जा 4, तो क्या अगेन 2π/t आया। तो ओमेगा का चाहे हाफ चले, चाहे 1/4 चले, चाहे 30 डिग्री चले, चाहे 60 डिग्री चले, हमेशा आंसर कितना आएगा उसका 2π/t। ये बात समझ में आ रही सब बच्चों को, इसमें गड़बड़ नहीं करना। ओमेगा इज ऑलवेज 2π/t अगर यूसीएम है तो ऐसा मत बोल देना कि ओमेगा हाफ सर्कल के लिए ओमेगा/2 हो जाएगा या 1/4 के लिए ओमेगा/4 हो जाएगा। ओमेगा ऑलवेज 2π/t। एक बात तो ये समझ में आ गई हमको। और ये ओमेगा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है सबको ये। अब देखो मान लो कि t टाइम के बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया थीटा इन टाइम t, ऐसा मान के चल रहा हूं। t समय के बाद
टी टाइम के बाद ये पार्टिकल यहां पहुंच चुका है, ये बी पॉइंट पर पहुंच गया और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा। पहले प्रोजेक्शन यहां था तो अब प्रोजेक्शन यहां पहुंच गया होगा। इन टाइम टी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। मान लो टी टाइम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो गया। ये थीटा किसका डिस्प्लेसमेंट है, एसएचएम का है या यूसीएम का है, यूसीएम का। और हमें क्या निकालना है, ऊपर पढ़ो हेडिंग, डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूसीएम की डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम। तो एसएचएम कहाँ है, सर्कल पर है कि डायमीटर पर है, हमें ये निकालना है कि बताओ ये डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में कितना हुआ होगा, वाई मान लेते हैं, तो वाई मान लेना इसको, बोले ये निकालना है हमें। तो एंड डिस्प्लेसमेंट एसएचएम में कहीं से भी स्टार्ट हो, हमेशा हम मीन पोजीशन से ही लिखते हैं, ये मैंने बताया। ये थीटा एंगल है, बताओ ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा क्या, इसका नाम ओ ए बी, इसका नाम पी दे देते हैं। बताओ इन ट्राइंगल ओ ए पी, ये बताओ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का कुछ नाम दिया था मैंने, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड, और काय से रिप्रेजेंट किया था उसको, पी से, यू से, बी से, काय से, ए से। तो उसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया, मतलब जो रेडियस है ना वो ए है, जिसका रेडियस है वो किसके बराबर रहेगा, ए। तो यहां पर जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड ये ए रहेगा। ये बात समझ में आ गई सब लोगों को, रेडियस ही एम्पलीट्यूड है यहां पर। बताओ ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, ये डिस्टेंस, चलिए ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, ओ बी, और आर ही ए है, तो एम्पलीट्यूड इसको भी तो बोल सकते हो, नहीं बोल सकते क्या, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर रहेगा, 10 सेंटीमीटर इज एम्पलीट्यूड। बात समझ में आ रही है, रेडियस की वैल्यू जो है वो एम्पलीट्यूड के बराबर है, वो भले ही ऐसे मोशन कर रहा है, लेकिन आपसे पूछे एम्पलीट्यूड कितना है तो आप बोलना आर के बराबर, तो आर तो ये भी है, यस और नो। ट्राइंगल ओ ए पी में देखो क्या हम बोल सकते हैं, साइन थीटा। बताओ साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, देख के बताओ। साइन थीटा होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है बताओ, परपेंडिकुलर बताओ कितना है, पीओ मतलब कितना, वाई अपॉन ओ बी मतलब ए। तो क्या बोल सकता हूं, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। और ध्यान से देखो यहां पर जो ओमेगा की वैल्यू है, ओमेगा की जो वैल्यू है, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हुआ है तो थीटा बाई टी, तो थीटा की वैल्यू है ये टी टाइम में हुआ है, टी इक्वल टू 0 पे यहां था, टी इक्वल टू टी समय पे यहां है, तो थीटा की वैल्यू ओमेगा इंटू टी भी है। तो हम इसको ऐसे रख सकते हैं क्या, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। व्हाट इज y, व्हाट इज y, डिस्प्लेसमेंट किसका, सर्कुलर का कि एसएचएम का, और किस फॉर्म में आ रहा है, टेन साइन कॉस, साइनोसॉइडल है कि नहीं है, तो साइनोसॉइडल की पहचान ही है। जैसे लिख दूं कहीं पे मैं y इज इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी, ऐसी कोई इक्वेशन आपको दिख जाए और आपसे पूछें क्या बताओ ये एसएचएम है कि नहीं, आंखें बंद करके, दिमाग को बंद करके डायरेक्ट आंसर लगाना, यस इट इज एसएचएम। अगर साइन ओमेगा टी है तो 100% गारंटी, कॉस में भी बता रहा हूं कैसे आता है, बट साइन ओमेगा टी है तो वो एसएचएम होगा ही। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम, लिख लो इसको। जो वाई एक्सिस पे मैंने लिया है वो है ऑन द डायमीटर, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्या डाउट है कोई, समी बोलो। ट्राइंगल के नाम ओ बी पी, ओ बी पी गलत छप गया था, वो मिस प्रिंट था, ओ ए पी नहीं था, ओ बी पी था। तुम इसीलिए लड़ रहे तुम दोनों, एक बोला था सर, एक बोला सही लिखा है, एक बोला गलत लिखा है। हाँ स्लाइड का वो लिखना ही नहीं है कुछ भी इसमें से, इसमें क्या लिखोगे, लिखा तो दिया मैंने। अच्छा तुम्हारे लिए लिख लो बेटा, ये
नहीं, तुमको अलाउ है, तुम बातें नहीं कर रहे थे, तुम प्रेयर करने गए थे, लिख सकते हो, बोलो जो रिवाइज कर देता हूँ मैं। ठीक है, लिख लेना। कोई बातें कर रहा होता तो मैं नहीं करता अभी पीछे उसको, लेकिन तुम लोग गए थे कुछ अच्छे काम के लिए तो इसलिए पीछे कर सकते स्लाइड, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, साइनोसॉइडल फंक्शन डायमेंशनलेस है, एंगल डायमेंशनलेस है, बट यूनिट तो होती है। लेकिन ये ए डायमेंशनलेस नहीं है, साइन डायमेंशनलेस है, वाई के जैसा होगा ए। एम्पलीट्यूड की यूनिट क्या आएगी, ऐसा यूनिट एम्पलीट्यूड की मीटर, और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, वही डिस्प्लेसमेंट की भी आ जाएगी मीटर और सेंटीमीटर। हाँ, साइन की कुछ नहीं होगी, वो एंगल है। समझ में आ गया सबको कि v इज इक्वल वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, डिस्प्लेसमेंट। अभी पार्टिकल एग्जैक्टली मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, ये भी लिख देता हूं। इन दिस केस particle starts from the mean position t इक्वल टू 0 पर, वो मीन पोजीशन पे था एट t इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात ये? लग रहा है गरम, लग रहा है, लग रहा है गरम, तो दवाई वाई मंगा दे, ठीक है। नहीं, क्या दिक्कत हो तो आप बोल सकते हो, अपन मतलब दवाई वाई मंगा सकते हैं। फीवर उसको लग रहा था, एग्ज़ाम फीवर तो नहीं है, मंडे फीवर। आज सोमवार है, मंडे को सोमवार रहेगा, मतलब जिस दिन पेपर होगा उस दिन अपन गाना गाएंगे, आज सोमवार है और चूहे को बुखार है। आज नहीं है, आज तो शुक्रवार है, फ्राइडे। साइड ऐसे जब में कंसेप्ट समझ लो सारे, तुम जितने भी सीसीक्यू डीएमटी से क्वेश्चन है डायरेक्ट ओरल करवा दूंगा उसको मैं तुमको, सारे ओरल करना स्टार्ट कर दोगे, बस कैलकुलेशन करने पड़ेंगे कॉपी में, बाकी तो ओरल होंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस तो करना ही पड़ेगा अगर आपकी वैदिक मैथ्स अच्छी नहीं है तो, और वैदिक मैथ्स जनरली बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। बचपन से वैदिक मैथ्स पढ़नी चाहिए, उसमें फिर कैलकुलेशन आसान पड़ जाते हैं हमको, हर जगह काम आते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो गया ये? जल्दी करो। स्टार्टिंग में सिलाई मशीन दिखाई इसलिए थी मैंने कि उसमें सर्कुलर तुम्हें समझ में आ जाए और एसएचएम भी समझ में आ जाए। जो नॉब ऊपर नीचे आ रहा था वो एसएचएम कर रहा था, तो डायमीटर पे जो प्रोजेक्शन है वो एसएचएम है। ठीक है, चेंज कर दें इसको, सबका हो गया, किसी का बचा तो नहीं है? ओके। अब इसमें एक नया टर्म जो बार बार टकराने वाला है इस चैप्टर में, हर लगभग हर न्यूमेरिकल में, हर कंसेप्ट में, हर फॉर्मूले में टकराएगा ये टर्म, फेस। और 12वीं क्लास में चैप्टर आएगा एक एसी, उसमें तो बार बार मतलब उसको छूटेगा ही नहीं, फेस और फेस डिफरेंस। एक बता रहा हूँ फेस और एक बोल रहा हूँ फेस डिफरेंस। तो पहले अपन बात करते हैं फेस की, फिर फेस डिफरेंस। फेस कभी नाम सुना है फेस? हाँ सर, रोज देखते हैं, कई तो दिन भर देखते रहते हैं। हाँ, हर महीने देखते हो? अच्छा, फेस टेस्ट, अच्छा मैंने कहा हर महीने में चेहरा देखते हैं एक बार। किसी और को मालूम है फेस? अच्छा, जो पुराने बच्चे वो भी बता सकते हैं फेस डेफिनेशन। स्टेट, फेस, फेस किसी को भी आता हो फेस? हाँ, चलो मैं पहले तुम्हें समझा रहा हूं, मतलब पहले लिख रहा हूं डेफिनेशन, फिर समझाता हूं क्या होता है। फेस
का मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ पार्टिकल, कि क्या प्रोग्रेस है फेस टेस्ट, मोशन ऑफ पार्टिकल, कैसा वो मोशन कर रहा है, दैट इज पहले लिख लो, डेफिनेशन लिख लो, सब साथ साथ लिख लो, फिर मैं स्लाइड चेंज कर दूंगा, फिर वापस रिपीट नहीं करूंगा, फिर मैं समझाऊंगा फेस कैसे पता करते हैं। दैट इज डिस्क्राइब्स द पोजीशन, क्या पोजीशन है तुम्हारी क्लास में, एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, तुम आगे जा रहे हो कि पीछे जा रहे हो, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, कैसे वो सिखा रहा हूं मैं, और क्या चीज होती है फेस फिजिक्स में वो मैं सिखा रहा हूं। ठीक है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी भी क्षण पे हमें बताएगी पार्टिकल कहां है और उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसा है। और दो पार्टिकल के फेसेस का डिफरेंस जो होगा दैट इज कॉल्ड फेस डिफरेंस। इस चैप्टर में बार बार फेस डिफरेंस और फेस वर्ड आने वाला है अभी, तो फेस और फेस डिफरेंस एकदम मालूम होना चाहिए क्या होता है। फेस से क्या समझते हैं ये मैंने लिख दिया, अब कैसे समझते हो बताता हूं उसको मैं। और इसमें एक वर्ड और लिखा हूं, इपॉक। इपॉक मतलब होता है, अच्छा फेस को हम फाई से लिखेंगे, फाई, और इपॉक को लिखेंगे फाई नॉट। इपॉक का मतलब होता है इनिशियल फेस, शुरुआत का जो फेस था उसको बोलते हैं इपॉक, और फाइनल कितना होगा वो फाई फेस। हो गया, हट जाए। चलिए, ये मैंने एक बनाया, लिख लिया था ना वो सब, यूसीएम। चलो इधर देखो सब बच्चे, बताना मुझे कुछ चीज़ तुमसे पूछता हूं मैं। ये पार्टिकल ए पर है तो प्रोजेक्शन यहां है, तो आप क्या बोलोगे, प्रोजेक्शन किस जगह पे है, क्या बोलोगे, कहां पर है, मतलब एसएचएम मीन पोजीशन पर है इस समय, एसएचएम वाला पार्टिकल मीन पोजीशन पर है। अच्छा, अगर मान लो मैं ऐसा कर दूं, यहां पर एंगल कर दूं 30 डिग्री, अब मान लो 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री बोलो या π/6 बोलो, रेडियन में π/6 आता है मालूम है, रेडियन में चेंज करते हैं, 30 इंटू π/180 कर देते हैं, तो क्या π/6 होता है, तो 30 डिग्री बोलो या π/6 रेडियन बोलो, दोनों बातें सेम होती हैं। अब बताना मुझे, जब मैंने 30 डिग्री लिखा तो क्या प्रोजेक्शन यहां आ गया, है ना, ये प्रोजेक्शन यहां आ गया, तो बताओ अब प्रोजेक्शन कहां है, मीन पोजीशन से ऊपर या मीन पोजीशन से नीचे, मीन पोजीशन के ऊपर है कहीं, ये बात समझ में आ गई है। कहां जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ या नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ, पॉजिटिव एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, और मीन पोजीशन के ऊपर है, और मीन के पास आ रहा है कि मीन से दूर जा रहा है। अच्छा, अगर मैं ये एंगल लिख दूं यहां पर, हो जाए 60 डिग्री। चलिए अब बताइए एसएचएम के बारे में क्या बोलोगे, मीन के पास कि मीन से दूर, एक्सट्रीम के, पॉजिटिव एक्सट्रीम के पास और मीन से दूर। अच्छा, मैंने एंगल और बढ़ा दिया यहां पर, मैं लिखा कि अब एंगल है मान लो 150 डिग्री। अब बताइए प्रोजेक्शन के बारे में क्या बोलते हो, पॉजिटिव एक्सट्रीम के पास कि पॉजिटिव से दूर, पॉजिटिव से, और मीन के, अच्छा मैंने एंगल बोल दिया कि यार 180 डिग्री है, और तैयारी कहां की है इसकी, नेगेटिव की ओर जाने की तैयारी है। अच्छा, मैंने कहा एंगल है मान लो 210 डिग्री, अब बताइए, नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, और मीन के पास कि मीन से दूर, मीन से दूर।
ये मीन से दूर। अच्छा, मैंने ऐसे बोला यहां पर अब 270 डिग्री एंगल है, बताइए कहां पर है? एक्सट्रीम पर। पॉजिटिव एक्सट्रीम कि नेगेटिव एक्सट्रीम? अच्छा, एंगल 90 डिग्री है तो कहां पर है? पॉजिटिव एक्सट्रीम। एंगल मैंने कह दिया 310 डिग्री है मान लो। अब बताओ क्या बोलोगे? मीन के पास जा रहा है और नेगेटिव एक्सट्रीम से, तो अगर मैं ऐसा बोल देता 330 डिग्री है, इतना वो डायग्राम भूल जाओ, मैंने 330 डिग्री इसका एंगल है, तो बताओ क्या बोलोगे? तो क्या इस एंगल को देख करके तुम ये बता पा रहे हो कि पार्टिकल कहां है और कहां जा रहा है? तो ये जो एंगल होता है ना, इसी को बोलते हैं फेस। डेफिनेशन पढ़ो जरा। फेस एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको देख करके हम ये बता पाएंगे पार्टिकल कहां है और कहां पर जाने वाला है, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड फेस। मान लो कोई पार्टिकल एक यहां पर है और एक पार्टिकल यहां पर है, दोनों का फेस सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग। तो उनके डिफरेंस को बोलेंगे फेस डिफरेंस। जैसे मैं लिख दूंगा y इज इक्वल टू, मैं लिखा a साइन ओमेगा टी, इक्वेशन आई थी, ये भी इक्वेशन आई थी, कहां आई थी? ये आई थी। इस समय पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है? मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ था, तो इक्वेशन ऐसी आई हुई है y इक्वल टू, तो कभी ऐसी इक्वेशन तो में दिख जाए तो समझ जाना पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है। देखिए इसमें जो पार्ट, जब भी कभी इक्वेशन ऐसी लिखी हुई तुमको मिल जाए, तो मैंने यहाँ प्रूफ किया है अभी कि पार्टिकल मीन से स्टार्ट हुआ है, मैं प्रूफ कर चुका हूँ। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं लिख दिया था यहाँ पर y इज इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी लिख देता हूँ, और यहाँ प्रूफ कर चुका हूँ कि पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ जाने की तैयारी है इसकी अभी? एक्सट्रीम। और ये 10 क्या है यहाँ पर? व्हाट इज 10? एम्पलीट्यूड। तो अगर इक्वेशन ऐसी मिल जाए तो इसमें ये एम्पलीट्यूड रहेगा और पार्टिकल मीन से स्टार्ट हुआ है और तैयारी उसकी पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ के लिए है। ये इक्वेशन समझ में आ गई? अगर मान लो कि पार्टिकल का इनिशियल फेज जीरो नहीं होता, पार्टिकल कहीं और से स्टार्ट होता, ये ऐसे मान लो t इक्वल टू जीरो पर, t इक्वल टू जीरो पर इनिशियल फेज इसका फाई नॉट है, ये पहले यहां पर है, फिर t इक्वल टू टी सेकेंड में 2 सेकेंड 5 सेकेंड जो भी होगा उसमें चला गया थीटा, ऐसे पहुंच गया। शुरुआत में ये मीन पोजीशन पे नहीं था, एसएचएम मीन पोजीशन पे है ही नहीं, देखो एसएचएम तो यहां है अभी शुरुआत में। बात समझ में आ रही? शुरुआत में एसएचएम मीन पोजीशन पे नहीं है, कहीं और है, उसका फेस फाई नॉट है, मतलब मीन से कुछ ऊपर है, मान के चल रहे हैं और पॉजिटिव से जाने तैयारी है। बोला टी समय बाद यहां पहुंच गया, बोला अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा इक्वेशन। तो पहली बात तो ये सुनो, जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो कहां से निकालते हैं एसएचएम में? जहां से स्टार्ट होता है या मीन पोजीशन से? मैं सिखा चुका हूं, कहीं से भी स्टार्ट हो पार्टिकल, कहीं से भी स्टार्ट हो जाए, डिस्प्लेसमेंट जब भी कैलकुलेट करेंगे एसएचएम में कहां से करेंगे कैलकुलेट? फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये अपने को याद रखना वरना गड़बड़ हो जाएगी पूरी। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या लिखना चाहिए मुझे? मैं एक ऑरेंज लाइन बना रहा हूं ये, और एक येलो लाइन बना रहा हूं, ये वाली ऑरेंज लाइन की येलो लाइन। डिस्प्लेसमेंट जब भी निकालेंगे तो वो हमेशा हम बोलेंगे फ्रॉम द मीन पोजीशन, हमेशा मीन से कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो ये डिस्प्लेसमेंट में निकाल रहा हूं, देखो y। अब मुझे y निकालना है तो आप ध्यान से देखो, ये वाला एंगल जो ये वाला एंगल हम निकाले तो ये हो जाएगा थीटा प्लस फाई नॉट। चेक करो, दिख रहा थीटा प्लस फाई नॉट? तो क्या मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ थीटा प्लस फाई नॉट इज इक्वल टू y अपॉन, ये तो a है ही, तो आपको दिख रहा है क्या? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस। तो अगर ऐसी इक्वेशन लिखी है साइन के साथ
कॉस नहीं लिखा मैंने अभी, कॉस आएगा, कॉस कब आएगा बताऊंगा, बट अगर साइन के साथ लिखा है तो पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, उसके साथ प्लस फाई नॉट भी लिखा है तो मीन के ऊपर से कहीं स्टार्ट हुआ होगा और वो अभी पॉजिटिव एक्सट्रीम में जाने की तरफ तैयारी है। मतलब अब जो SHM स्टार्ट हुआ है ये मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं हुआ है, अदर देन मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है। और ये एंगल आपको दिया रहेगा 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी, तो उससे आप निकाल सकते हो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये बात समझ में आ रही है? अगर ये इक्वेशन ऐसी होती बताना मुझे, y इक्वल टू होता a साइन ओमेगा t प्लस 90, तो पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ होता बताइए? मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम से कि नेगेटिव एक्सट्रीम से? साइन 90 ना इनिशियल फेस, नहीं आया? साइन 90 मतलब ऊपर, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव एक्सट्रीम से कि नेगेटिव एक्सट्रीम? समझ में आ रही बात? और याद करो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। साइन 90 प्लस थीटा क्या मालूम है कि नहीं मालूम? क्वाड्रेंट साइन 90 प्लस थीटा याद है ना? तो ये साइन 90 प्लस थीटा ही तो है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं y इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी? तो अगर कभी इक्वेशन ऐसी मिल जाए मुझको y इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी, तो मन में क्या विचार आएगा? पार्टिकल कहां से स्टार्ट हुआ है, पॉजिटिव एक्सट्रीम से कि नेगेटिव एक्सट्रीम से? पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ। और y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी मिलेगी तो मीन पोजीशन, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 30, तो बीच में कहीं से स्टार्ट हुआ होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्लियर सब लोगों को अच्छे से कैसे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? तो ये इक्वेशन आप लिखो कि अगर पार्टिकल अदर देन मीन पोजीशन स्टार्ट होगा तो हमारे आंसर ऐसे आ जाएंगे। और ये अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है तो ये थी, पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ है तो इक्वेशन ये है। WT तो है ही नहीं कहीं पे भी इसमें मुन्ना, ये वाला मैंने बोला अगर मान लो इनिशियल फेज पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता, अंजनी इस जगह से स्टार्ट होता, यहाँ से t इक्वल टू 0 ये होता, तो ये एंगल स्पेशली 90 डिग्री होता है ना। 90 मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ है? प्लस ए से। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा भी होता है। तो जैसे इक्वेशन ये लिखिए, बताओ अंजनी, y इक्वल टू 20 साइन ओमेगा टी, बताओ एम्पलीट्यूड कितना है इसके अंदर और पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ इस समय? अगर इक्वेशन ऐसे लिखी होती y इज इक्वल टू 20 कॉस ओमेगा टी, बताओ कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा? ये 90 करने के बाद भी कॉस आया होगा ना, तो 90 है मतलब कहाँ, वो कहीं और क्या होगा? अगर स्पेशली 90 है तो π/2 है ना, मतलब कहाँ पर होगा π/2? पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम, यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, एक्सट्रीम है। मैंने ये केस खत्म, ये केस खत्म, फिनिश फिनिश, ये न्यू केस, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैंने 90 से स्टार्ट किया तो यहाँ 5 की जगह 30 60, 90 से स्टार्ट किया 90 डाल दिया, ये यहाँ खत्म हो चुका था, वो नया केस है। ये लो सबको ही बता देता हूँ मैं, ये समझ में आया है क्या? बस खत्म, बाकी का भी नुकसान तुम्हारे लिए लो। हाँ नहीं बाकी भी नहीं लिखेंगे, अब तुमको नहीं आया समझ में तो अभी समझा रहे हो, फिर समझा रहा हूँ, उसको समझा देते हैं, कोई बात नहीं, मैं लिखूंगा, ऐसा नहीं छोड़ दूंगा, उसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं नहीं समझा पाऊंगा अगला चैप्टर, आगे कंसेप्ट वो समझाना ही पड़ेगा डिटेल में, लिख पहले इसको लिख, सबके साथ चलना पड़ता है, कोई डेप्थ में जाके समझते हैं ना कई बच्चे, है ना अंजनी? चलो हो गया?
अब देखो आगे, समझो इसको, तुमने ना तो फटाफट देखो, एक 4-5 पेन से काम मत किया करो, फिर टाइम और ही वेस्ट होता है मेरा। यहाँ देखें, सब बच्चे सबको बोल रहा हूँ मैं, है ना। अब सुनो बेटा, ये मान लो अंजनी, ये एंगल शुरुआत में 30 डिग्री होता, तो यहाँ क्या लिखती बेटा तू? नहीं 30 नहीं, पूरा बोल के बताओ क्या। y 60 से स्टार्ट होता तो पूरा बोल के बताओ। 70 डिग्री से स्टार्ट होता तो 90 से स्टार्ट होता तो मान लो वो 90 है तो एंगल यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा। जब 90 तो यहीं से स्टार्ट हुआ होगा ना, इनिशियली यहीं रहा होगा, इनिशियली यहाँ नहीं रहा होगा। 30 है तो इनिशियली यहाँ रहा होगा, 30 था तो इनिशियली यहाँ, 60 था तो इनिशियली यहाँ, 70 में इनिशियली कहीं और रहा होगा। अगर 90 इसमें लिखा हुआ यहाँ पर, तो इनिशियली ये जो होता है ना इपॉक, मतलब इनिशियल फेज, शुरुआत में वो कहाँ था। फाइंड आउट मतलब इनिशियल फेज, इपॉक, तो वो कहाँ था शुरुआत में। तो अगर मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ होता, इस जगह से स्टार्ट हुआ होता, तो ये क्वेश्चन बता अंजनी कैसे लिखते तू। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी तो होता ही, और प्लस एंगल बता कितना लिखती, 90 मतलब π/2। तो इस इक्वेशन देख के मालूम पड़ जाएगा कि पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ है। किसको? इस ये है मेन पोजीशन, ये किस साइड से? इस साइड ऐसे से ऐसे चम कर रहा है, ऐसे से ऐसे चम कर रहा है। अच्छा ये यहाँ से नहीं, हाँ ठीक है, ये करा स्टार्ट वहाँ पर, ये यहाँ से स्टार्ट किया। हाँ अब बोलो। हाँ ये इसलिए बेटा क्योंकि जो हम मीन पोजीशन निकालते हैं ना, मैंने कहा था कभी भी यहाँ से नहीं निकालते, ये नहीं है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन जो है वो यहाँ है। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट नापते हो वो यहाँ से नहीं नापना हमको तो यहाँ से नापना, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से नहीं। हाँ अगर शुरुआत में मीन से स्टार्ट होता तो हम मीन से नापते डिस्प्लेसमेंट, बट कहीं और से स्टार्ट होगा तो हमको वहीं से नापना पड़ेगा। एक मिनट, बोलो बोलो। ये रख दिया मैंने पेन। हो सकता है मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूँ बेटा, नहीं, और हो सकता है वही तुम्हारा डाउट और बच्चों को भी हो। हाँ सर तू बोल, तू कुछ बोल रहा है साथ में, हाँ बोल। हाँ मैंने कहा हाँ बोलो। हाँ तुम बताओ, अपना डाउट बताओ। यस ना बेटा, ये मैंने मीन पोजीशन ये है, ये मीन पोजीशन ये इसके अबाउट ऑसिलेट कर रहा है ना, ये पार्टिकल ऑसिलेट तो इस पॉइंट के अबाउट कर रहा है। एम्पलीट्यूड अगर ये है, नहीं ऐसे ऐसे ऑसिलेट नहीं करेगा कि ये इतना यहाँ और बाकी पूरा यहाँ, ऐसे नहीं। हाँ नहीं, इस साइड पे भी कर सकता है। नहीं आया तो मैं अभी ओ नहीं बताया तो मैं तुम्हें। हाँ बोलो। किस नीचे? यहाँ नीचे, यहाँ नीचे इनिशियल फेज हमेशा 5 नॉट से लिखते हैं। इनिशियली यहाँ से स्टार्ट हुआ, तुम तो आज मौजा ही कर दी। ये 5 नॉट शुरू में 0 है, इनिशियल फेज यहाँ पर 0 है। अरे मत सिखा, उसको आता है बेटा, उसको मत सिखा। ना ना उसको नहीं, उसको कन्फ्यूज मत कर अपना डाउट बता के। ये इनिशियल फेज बेटा यहाँ 0 है। अब बताओ इसमें क्या डाउट है अथर, है ना। इनिशियल फेज मतलब यहाँ पर इपॉक 0 था, वहां पर इपॉक 0 नहीं है। ये यहां पर इनिशियल फेज 0 नहीं है। अब बताओ अथर, समझ में आया ये? चलो एक एग्जांपल बताता हूं अच्छा तुमको मैं, समझना ध्यान से।
जैसे मान लो रेस हो रही है, 100 मीटर रेस होने वाली है ना, ऐसे ही मतलब मैंने एकदम तुम्हें बातें सोचते हुए फिर मैं एग्जाम्पल ऐसे बना रहा हूँ मैं एक, तो तुम्हें जल्दी समझ में आएगा। 100 मीटर रेस स्टार्ट होने वाली है और इसमें कुल मिलाकर के 20 बच्चे हैं जो 100 मीटर रेस दौड़ेंगे, और आगे कहीं लिखा हुआ है एक निशान है, वो 100 मीटर यहाँ से स्टार्ट हुए और हो गया 100 मीटर। ठीक, अब ऑन योर मार्क बोलते हैं वो, फिर रेडी स्टडी गो, है ना, ऐसे कहते हैं रेडी स्टडी गो, ये होता है ना, या 1 2 3 या 3 2 और 1। तो देखो हो गया स्टार्ट, ऑन योर मार्क 3, अब 2 जब बोलता है ना तो उस समय 4-5 बच्चे आगे निकल जाते हैं। बोले 3 2 तो 5-7 तो आगे निकल, 7 बच्चे आगे निकल ही गए, ये अभी खड़े हुए, बोला 1 बोलेंगे तब दौड़ेंगे, और ये निकल चुके हैं। समझ में आ गई? तो रेफरी ने देख लिया, बोला वापस आओ, अब स्टार्ट हो गया। फिर बोला 3 2, फिर 3 तो बाहर निकल गए, 3-4 बाहर निकल गए, रेफरी 3-4 अरे बाहर वापस। फिर बोला 3 2, एक अभी भी निकल गया यहां से, 2 पे यहां था, 1 बोला तो ये दौड़ना स्टार्ट हुए जब तक वो आगे था, रेस कंप्लीट, रेस कंप्लीट। तो डिस्प्लेसमेंट जब नापते हैं वो कहां से नापते हैं? स्टार्ट इसने यहां से t = 0 पे ये यहां था, जब t = 0 उसने बोला, जब बोला 1 वो t = 0 था, तो 1 बोला सारे बच्चे यहां पर थे, एक बच्चा t = 0 पे यहां था, तो उसने यहां से दौड़ना स्टार्ट किया था। t = 0 नहीं आया, t = 0 मतलब वो बोलेगा 3 2 1, जब 1 बोलेगा तो t = 0 है, तो 19 बच्चे तो यहां है, लेकिन 2 पे ये भाग चुका था। जब उसने 1 बोला तो t = 0 सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, तो उसके लिए t = 0 1 मीटर था, और ये सब यहां 0 मीटर पे थे, तो t = 0 पर ये पहले से आगे है, यस और नो, और ये सब कहां है? अभी ओरिजिन पर ही है। अब जब रेस कंप्लीट हुई तो पूछा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उस बच्चे का, वो बोलेगा भाई 100, 100 ही माना जाएगा। t = 0 पर हमको नापना मीन पोजीशन से, ये 100 मीटर रेस मतलब 100, 99 मीटर नहीं बोला जाएगा, भले वो आगे निकल गया, हाँ जान दो आगे, हाँ ठीक है, उसने स्टार्ट वहां से करी, किसी को नहीं मालूम वो बात, बोला 100 मीटर रेस जीत गया वो तो 100 में से, तो मैंने बताया तुमको, दिखाने रेफरी को, निकल गया वो तो। अब t = 0 पे कुछ बच्चे यहाँ खड़े हैं और कुछ बच्चे यहाँ खड़े हैं, 100 मीटर रेस कंप्लीट हो रही है, 100 मीटर यहीं से नापा जाएगा, चाहे ये बच्चा न जीते या ये बच्चा जीते। डिस्प्लेसमेंट इसका 99 हुआ, लेकिन कुल तो पहले एक आगे चला ना, वो शुरू में एक आगे चला कि नहीं चला, तो डिस्प्लेसमेंट 90 हुआ कि 100 हुआ? अभी भी 100 हुआ, एक ही है और 99 ही है, बट t = 0 पे शुरुआत में ये आगे था, वो मीन पोजीशन पे नहीं था, मतलब मीन से स्टार्ट नहीं किया, कुछ पार्टिकल मीन से स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा फिर ऐसा भी होता है, कई लोग रेस होती है, वहां बोला 3 2, कुछ को मालूम पड़ता रेस होने वाली है, चले हुए आ रहे होते हैं पीछे से, अच्छा रेस होने वाली है, यहां बोला उन्होंने 1, ये आगे भाग रहा है, ये भागना स्टार्ट हुआ, अभी कुछ पीछे से भागेंगे, फिर भी बोलेंगे 100 मीटर रेस कंप्लीट की है, तो उनका भी डिस्प्लेसमेंट तो यहीं से नापेंगे, वो भले वहीं से नापे हो। बोला वह आके बोलेगा सर मैं तो पीछे था, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट वहां से आप 100 मीटर, बोला नहीं हम तो यहीं से नापेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट एक फिक्स पोजीशन से नापा जाता है हमेशा, तो वो वहां से लेकर 100 मीटर कंप्लीट करेंगे तो क्या बोलोगे, रेस कंप्लीट की 100 मीटर के 100 से ज्यादा, वो तो 100 मीटर ही नापेंगे, बोला हम तो यहीं से कैलकुलेट करेंगे, तुम कहीं से भी आओ। तो कुछ पार्टिकल पीछे भी होते, लैग कर रहे होते, कुछ लीड कर रहे होते, कुछ एक्चुअल से स्टार्ट होते हैं। तो जब पार्टिकल एक्चुअल मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो एक क्वेश्चन आती है a sin ओमेगा t, कुछ आगे से स्टार्ट हो रहे होंगे तो उसमें a sin ओमेगा t + phi। अब अपने डाउट बताओ। दिमाग चलाना, थोड़ा दिमाग चलाना है अपने, है ना, यूज योर ब्रेन। अब हमें ब्रेन का यूज करना पड़ेगा, अनयूज ब्रेन नहीं होना चाहिए ना अपना। चलो अंजलि तुम्हें बताओ मुझे, y = मैंने लिख दिया a sin ओमेगा t + 90, डिस्प्लेसमेंट ये हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। तो पार्टिकल शुरुआत में जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, 90 डिग्री से स्टार्ट हुआ होगा, मतलब वो पहले 90 डिग्री पे था, फिर वहाँ से वो स्टार्ट हुआ t = 0 पर।
टी इक्वल टू 0 पे कुछ पार्टिकल यहाँ है, लेकिन वो वाला पार्टिकल तो 90 पे है, मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है। तो y इक्वल टू ए साइन 90 प्लस थीटा कॉस ओमेगा टी, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। याद है साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ दो पार्टिकल की, टी इक्वल टू 0 पर लिख रहा हूँ ए साइन ओमेगा टी, और लिखा बेटा मैंने y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ये t इक्वल टू 0 की इक्वेशन है। दोनों पार्टिकल स्टार्ट हुए, बताओ पहला वाला पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और उस समय दूसरा पार्टिकल कहाँ है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर। ये इसका मतलब है t इक्वल टू 0 पर एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है। फिर जब टाइम बढ़ेगा तो ये वापस आएगा, ये ऊपर जाएगा, दोनों आपस में मीट करेंगे, कहीं ना कहीं मिलेंगे, हाँ बात करेंगे, फिर ये पीछे निकल जाएगा, ये ऊपर जा रहा होगा। तो इन इक्वेशन को देख के हमें ये मालूम पड़ता है कि पार्टिकल शुरुआत में कहाँ था जब t इक्वल टू 0 रहा होगा। अभी भी नहीं आया पक्का? अच्छा, अगर मैं ये क्वेश्चन लिख दूं y इक्वल टू, बहुत ज़्यादा ही हो गया ये, चलो मिट जाओ, y इक्वल टू, अरे y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। बताओ t इक्वल टू 0 पार्टिकल कहाँ है इस समय, कहाँ है बताओ? मीन पोजीशन। कहाँ की तैयारी है इसकी? वो नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जाने की तैयारी है। 180 है ना बेटा। चलिए y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 270 डिग्री। बताइए पार्टिकल कहाँ पर है इस समय और कहाँ पर जाने की तैयारी है? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 210, कहाँ साइड है बताओ? नेगेटिव एक्सट्रीम के पास जाएगा, और मीन के पास की मीन से दूर ये। तो इस इक्वेशन को देख के मालूम पड़ जाता है t इक्वल टू 0 पे कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कि पार्टिकल इस समय कहाँ पर है, फेस। तो इसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं फेस, जिससे मालूम पड़ता है पार्टिकल कहाँ पर है और कहाँ जाने की उसकी तैयारी। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? ठीक है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता। चलिए, अब पार्टिकल स्टार्ट हुआ फ्रॉम मीन पोजीशन, फिर से अनमीन नहीं स्टार्ट हुआ। ये t इक्वल टू 0 पे शुरुआत में यहां था, ये t इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब कहां से स्टार्ट हुआ? कुछ पीछे से बच्चे आ रहे थे ना, जो रेस स्टार्ट हो गई थी, अभी चलते हुए आ रहे हैं, वो तो बोलेंगे हम अभी दौड़ना स्टार्ट हुए थे। अब मान लो t इक्वल टू टी समय पे यहां आ गया, t इक्वल टू टी समय पे यहां, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फिर यहीं से नापा जाएगा। सॉरी, ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये 0 से t समय में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये। हमसे पूछे SHM का डिस्प्लेसमेंट नापने, तो कहां से मानेंगे? नीचे से, ऊपर से, या मीन पोजीशन से? जब भी अपन बात करते हैं SHM की, तो हमेशा हमें नापना पड़ता है फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो हम तो ये नापेंगे, हमें ये नापना है कि भाई डिस्प्लेसमेंट तो यही है 100 मीटर की रेस। चलिए, ये वाला एंगल बताओ कितना होगा, देख के बताओ। ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, थीटा माइनस फाई नॉट। तो क्या आपको दिख रहा है? साइन थीटा माइनस फाई नॉट। ओ बोलो नहीं, y बाई ए। तो क्या दिख रहा है? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ फाई नॉट। रुकना, अभी मैं लिखा y इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी। बताइए एम्पलीट्यूड कितना है, और पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? मीन पोजीशन के ऊपर से कि नीचे से? मीन पोजीशन के ऊपर से कि नीचे से? मीन पोजीशन से। मैंने लिखा y इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी प्लस 30। अब बताओ मीन के ऊपर कि मीन के नीचे? y इक्वल टू 10 कॉस ओमेगा टी, पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ है, y इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी माइनस 30। तो जो इक्वेशन रहेगी ना डिस्प्लेसमेंट की बेटा, वो इक्वेशन हमेशा अब हमको ऐसे याद रखनी है। वो इक्वेशन होती है SHM की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई नॉट। यहाँ फाई नॉट क्या है? व्हाट इज फाई नॉट? मान लो मीन से स्टार्ट होता तो फाई नॉट की वैल्यू कितनी होती? ऊपर से स्टार्ट होता तो पॉजिटिव की नेगेटिव, और नीचे से स्टार्ट होता तो
ये सिंपल सा था, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एस एच एम, तीनों हो सकती हैं, डिपेंड करेगा पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे कहाँ पर था। जब लिख लो व्हेन इट स्टार्ट फ्रॉम बिलो द मीन पोजीशन। एक और पीछे, ये वाली नहीं लिखी, लिख लो। लिखो भैया, मतलब इससे ज़्यादा डिटेल में अब नहीं हो सकता, लिमिट ही है। सब कुछ सिखा दिया इसको, कहाँ से भागा, कहाँ गया, कौन पीछे आया, कौन आगे गया, कहाँ डाउट है मदिया आप, आ रहा समझ में ये पक्का? कहाँ पर? नहीं तो अभी भी लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो किसी को तो पूछ सकते हो अपने मन के डाउट। हाँ, ये थीटा के -5 कैसे हो गया? ये क्या 5 नॉट है बेटा, ये सी नहीं है ना, नॉट है। तुम लोग यार मजाक के मूड में आ गए हो। ईना -5 नॉट है, पसीने छूट गए समझाने में हैं। क्या एंगल ये वाला होना चाहिए, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मतलब ये वाला एंगल। अब तुम लोगों की मैथ्स इतनी अच्छी है तो मुझे सब समझाना पड़ेगा ना। ये वाला एंगल चाहिए ना बेटा, तो ये पूरा एंगल थीटा अगर है और ये फाइ नॉट है, हाँ क्या तुम अब समझ में आ गया तुम्हें? गुड, वेरी गुड। मैं ना फिर बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, और अरे सुनो, इस चीज़ को विशेष रूप से अपने को ध्यान रखना है। 10वीं बार और आखिरी बार, पहली और आखिरी नहीं, 10वीं बार और आखिरी बार, कि जो भी मीन पार्टिकल कहीं से भी स्टार्ट हो, पार्टिकल कहीं से भी पीछे से भी स्टार्ट हो और वहाँ तक पहुँचेगा बोलेंगे 100 मीटर रेस दौड़ी है, आगे से भी स्टार्ट होगा बोलेंगे 100 मीटर रेस दौड़ी है, तो नापेंगे ओरिजिन से ही। हाँ, ऐसा मान लो, ओरिजिन चेंज कर दो, ठीक है। ये हाँ, अंजनी का कहना ये है, तो ठीक है, अच्छी बात बता देते, सबको बता देते हैं, थोड़े बच्चे को भी तो मनोरंजन होना चाहिए ना, मनोरंजन भी चाहिए ना अभी अपन को।
अंजनी का कहना है ये मीन पोजीशन ये ले लो, हाँ। यहाँ पर ये यहाँ ले ली मीन पोजीशन, ओके। अंजनी का कहना ये है, अंजनी पुत्र सन्मान, अंजनी, हे भगवान, ओ माय गॉड। चलो सुनो, अंजनी का कहना यह है कि मीन पोजीशन यहाँ, ठीक है, यहाँ ले ली मीन पोजीशन, तब पार्टिकल ऐसे नाचेगा, देखो ये ऐसे ऊपर और नीचे ऐसे, तो ये बनेगा। फिर वो ऐसे हो गया, इस गोले को ऊपर बना दिया मैंने, मीन पोजीशन ही ले ली। मीन के तो ऊपर नीचे नापेगा ना हमेशा। अंजनी, अब मेरे को तेरी बात अब समझ में आई जाकर के, तो क्या बोलना चाह रही थी? अंजनी बोलना चाह रही थी सर मीन पोजीशन आप इसको मान लो, ये बोल रही थी ना, अब समझ में आ रहा। सुनो, मैं मीन पोजीशन इसको मान लेता हूं, मान लिया इसको मीन पोजीशन। मीन पोजीशन डेफिनेशन बताओ क्या होता है? जिसके ऊपर नीचे या मैं तुमसे डेफिनेशन पूछा तो बेटा सिर्फ तुम्हारे लिए मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं यहाँ पर। बताओ मीन पोजीशन क्या होती है? What do you understand by mean position, अंजनी? जिस पॉइंट के आगे पीछे ऊपर नीचे घूमेगा, तो पार्टिकल को तुम इसको, ओ हेलो हेलो हेलो, इसको मीन पोजीशन मान लिया मैंने, तो पार्टिकल ऐसे गया, ऐसे आया, वापस यहाँ आया, तो इसके ऊपर तो नहीं गया ना, तो क्या मीन पोजीशन मानेंगे? नहीं, मीन उसी को मानेंगे जिसके ऊपर नीचे या आगे पीछे घूम रहा है, दैट इज द मीन पोजीशन, बाकी मीन पोजीशन नहीं होती। अब ठीक है, चल बंद कर दो।